Hello students, welcome back. Today we are going to start the third chapter of class 12 syllabus, which happens to be human reproduction. As you know, continuity of species is very important, and reproduction is that physiological process that ensures continuity of species. जब भी बात करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वहां एक पॉइंट आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. क्या यह सभी पे लागू होता है या क्या इसे हम एक डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ मान सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि स्टेराइल कपल्स, द वर्कर बीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, म्यूल जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्या वो लिविंग नहीं है? बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन कैरी आउट हो. और रिप्रोडक्शन एक बड़ा इंट्रिकेट प्रोसेस है. जहां तक बात ह्यूमंस की करें, ह्यूमंस आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, यानी मेल और फीमेल में डिफरेंसेस हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस. यस, फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो बोथ हैव गॉट डेफिनेट सेट ऑफ ऑर्गन्स फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. यहां थोड़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलती है. मेल के केस में testis is the primary reproductive organ, whereas in case of female, it's ovary. Accordingly, to ensure to complete the childbearing role, mother's anatomical structure is different. But these differences become apparent, more prominent under influence of hormones, and they start functioning and performing the role of reproduction. इस चैप्टर में हम बहुत सारी बातों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ हार्मोन्स प्ले द रोल, व्हाट इज द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे जैसा आपने प्लांट में पढ़ा था, और फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. आइए शुरू करते हैं. So the chapter deals with so many aspects. So we'll have a general learning outcomes. After completion of this lecture, you shall be able to draw the male reproductive system properly and also describe the general structure of male reproductive system. बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो कई स्टेजेस में आप बांट सकते हैं. जो इवेंट्स हैं, जो रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं, उसे कई स्टेजेस में बांट सकते हैं. What are these events? Let us see them one by one. सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. हमने बात की थी प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, और उससे पहले एक बात और बता दूं आपको, रिप्रोडक्शन के लिए एक खास एज की जरूरत होती है, राइट? सो स्टार्ट ऑफ मैच्योरिटी इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी, जो आपने पहले भी पढ़ा है. एंड उसके बाद भी you need to have proper development of the male and female to carry out reproduction. So हम बात कर लेते हैं कुछ events की. Gametogenesis, formation of sperm and ovum. Sperm happens to be the male gamete, ovum happens to be the female gamete. अब gamete तो बन गया, लेकिन चूंकि humans are unisexual, right? So insemination is needed. Transfer of sperm to the female reproductive tract, that's called as insemination. Insemination के बाद अब देखिए, करोड़ों sperms इंजेक्ट होते हैं, and what is the result? Only one sperm fertilizes the ovum. That's a wonderful competition. So the next event that happens to be is fertilization, fusion of male and female gamete to form zygote. Zygote is the diploid cell, right? Gametes are haploid. Haploid matlab they contain single set of chromosome, and zygote is diploid. Then starts the cleavage process. Zygote divides to form embryo. यहाँ हम देखेंगे कि cleavage और mitosis में क्या कोई difference है?
जी हाँ, उन डिफरेंसेस की बात भी हम करेंगे। एक्चुअली अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल का ग्रोथ होता है एंड देन इट डिवाइड्स इनटू टू, बट इन केस ऑफ क्लीवेज द ग्रोथ इज मिसिंग। बेसिकली द जाइगोट डिवाइड्स, दो जो डिवीजन होगा वो क्रोमोसोम की वो बिल्कुल सेल डिवीजन के ऐसा होगा, लेकिन उनमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। देन इट फॉर्म्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे इम्प्लांट किया जाएगा कहाँ पे, यूटेरस में। सो यू विल फाइंड हियर आउट implantation is the next important step. Implanting the embryo into the endometrium of the uterus. Uterus के structure को हम देखेंगे ये तीन layers का बना होता है, perimetrium, myometrium and endometrium. Then we have got formation of placenta, क्योंकि humans are viviparous, which gives birth to the baby. And during the period of development, the nutrition has to be ensured, the exchange of gas has to be ensured. A part of that, कई सारे रोल्स और भी जैसे एंडोक्रीन रोल प्ले करते हैं प्लेसेंटा, सो दैट फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द मैटरनल टिश्यू एंड द चाइल्ड एम्ब्रियो. So formation of placenta and then gestation, which we call embryonic development, and as you know, around 270 to 280 days, 9 months, 9 days around, we have got an event called as parturition that marks delivery of the baby. So these are the major events. Gametogenesis, आप काउंट करें, gametogenesis, insemination, fertilization, cleavage, implantation, placentation, gestation and parturition. हम इनकी बातें करेंगे in details. So आप ग्राफिकली देख सकते हैं gametogenesis, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम कहते हैं spermatogenesis, ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis, then insemination, transfer, then comes the fertilization, देखिए यहाँ पे, then comes the cleavage, implantation, formation of placenta or placentation, and gestation period, whole development, and ultimately parturition. These are the major events which we shall be talking about. चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लोकेशन है, वेयर इज इट लोकेटेड, द पेल्विक रीजन. आप पेल्विस की बात कर लीजिए तो वहां पे ये लोकेटेड होगा. और किन किन चीजों से बना होता है, देखिए दिस इज द टेस्टिस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर में ये पैक्ड है, राइट. सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस लोकेटेड इन स्क्रोटम. क्यों ये स्क्रोटम में बाहर लोकेटेड होता है, दैट्स अनदर क्वेश्चन. कीप थिंकिंग ऑन दैट, विल कम बैक टू दैट. एसेसरी डक्ट्स, कई सारे डक्ट्स है जो यहाँ टेस्टिस से निकलते हैं, और ये देखिए डक्ट का एक सिस्टम बनता है जो इसको ट्रांसपोर्ट करके सेमिनल वेसिकल तक लेके जाते हैं एंड फर्दर. उसके बाद बीच में कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया. ये चार चीजें हैं जो प्राइमरीली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाई देता है. हम इनके बारे में एक एक कर देखते हैं. टेस्टिस की बात करें, एक जोड़ी टेस्टिस आप यहाँ देख पाएंगे कहाँ लोकेटेड होते हैं, विद इन द स्क्रोटल सैक. अब स्क्रोटम के अंदर में क्यों बंद होते हैं, शरीर के बाहर क्यों होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये. और आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, यानी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर चाहिए होती है. टू प्रोवाइड दैट टेम्परेचर द टेस्टिस इज लोकेटेड outside the body in a scrotal sac, right? So viable sperm के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है. और आप देखते हैं कि during winter the scrotum is retracted upward and during summer it is descending down. अब टेस्टिस को अगर आप सेक्शन वाइज करके देखेंगे तो what you will find कि उनमें कई सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं. उससे पहले आप देखिए कि टेस्टिस की जो साइज होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, यानी ये लंबाई देख लीजिए, 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगी, और 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई, और करीबन 2 से 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई भी. इसके अंदर में कई सारे कंपार्टमेंट्स है, तकरीबन 250 कंपार्टमेंट्स है, जिनको आप कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. दिस आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और इन लोब्यूल्स के अंदर में ये जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आप देख पा रहे हैं, दीज आर नथिंग बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. तो ये बहुत ध्यान समझने वाली बात है. दीज कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, हम इनके स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करेंगे. अगर आप देखें टेस्टिस को तो बाहर की ओर से ये ट्यूनिका वेजिनालिस से ये देखिए ये प्रोटेक्टेड है, जिसमें कुछ लेयर्स हैं.
parietal layer, सबसे बाहर वाला, the cavity and the visceral layer, right? And then the capsule is formed by another set of tissues जिसको कहते हैं tunica albuginea. Tunica albuginea, ये देखिए, this is the layering, tunica albuginea. और उसके बाहर में आप देखिए tunica vaginalis की लेयर है, जिसमें कि सबसे अंदर वाली विसरल लेयर, उसके बाद वाली कैविटी एंड सबसे बाहर वाली पैराइटल लेयर. सो आपने इन स्ट्रक्चर को देखा और ये कंपार्टमेंट को देखा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यही डिस्कस कर दूं फॉर द सेक ऑफ आवर स्टूडेंट. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दे फॉर्म अ नेटवर्क, अ कैपिलरी लाइक नेटवर्क, जिसको आप कहते हैं रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलते हैं जो इनको बाहर की ओर लेके आते हैं, जिनको हम कहते हैं इफ्रेंट डक्ट्यूल्स. हम पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम में इसे वापस, लेकिन इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, उसके बाद ये सारे कॉइल रूप से होकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. दे फॉर्म द नेटवर्क जिसे आप कहते हैं एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस का सबसे पहले हेड, फिर उनकी बॉडी और देन टेल. और एपिडिडाइमिस जहाँ खत्म होता है वहां से शुरू होता है वास्ट डिफरेंस, राइट. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर आप सेक्शन वाइज करके देखें, एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत क्लियरली बना हुआ है, तो यू कैन सी दैट इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स. देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. मेल जर्म सेल्स, राइट, जिसको स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स भी कहते हैं, जो कि मियोसिस करके स्पर्म बनाती है. आपको यहाँ बता दूं कि मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं, दे कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट. देन यू विल फाइंड देयर आर सम लार्जर सेल्स, जिन्हें आप यहाँ देख लीजिए. ये बड़े बड़े सेल्स आपको दिखाई देंगे, जिनको आप सर्टोली सेल्स या नर्स सेल कहते हैं. ये आपको जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई देंगे. और ये एक ट्यूब्यूल की आउटलाइन आप देखिए, ये ट्यूब्यूल है. ऐसे कई सारे ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ट्यूब्यूल्स के बीच में आपको कुछ खास सेल्स दिखाई देंगे. देखिए, ये सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो आप देख पाएंगे बहुत आसानी के साथ. दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स, और उनको हम लेडिक सेल भी कहते हैं, आफ्टर नेम ऑफ द डिस्कवरर लेडिक, राइट. और उनका खास काम होता है एंड्रोजन प्रोड्यूस करना या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना. सो एंडोक्राइन रोल इज देयर. इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए. सो इन ट्यूब्यूल को ये सेक्शन में आपने देखा, जहां पे आपको दिखाई दी इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जिसे आप कहते हैं, द जर्मिनल एपिथेलियम एंड स्पर्मेटोजोआ इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल. जब डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू आप देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो आपको क्या दिखाई देगा? एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर आपको यहाँ दिखाई देगा, राइट, कवरिंग टिश्यू. उसके बाहर आपको स्पर्मेटोगोनियम दिखाई देगा, स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल which divides to form primary spermatocyte जो कि डिप्लॉयड है. उसके बाद मियोसिस शुरू होती है, which forms secondary spermatocytes. मियोसिस 1 का नतीजा होता है. Then in meiosis 2 it further forms spermatid, and spermatid by a process of spermiogenesis is converted to spermatozoa. So these structures is very very important diagrammatically from examination point of view. Spermatogonium is important. Sertoli cells, as you find these bigger cells, right, जो उनको नर्व सेल भी कहते हैं. इसी बात को आप यहाँ स्कीमेटिकली देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनियल सेल डिप्लॉयड है. यू सी दे आर 2n, एंड देन इट फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये माइटोटिकली फॉर्म होगा और यहाँ से मियोसिस शुरू होगा. मियोसिस में यू फाइंड देयर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया हाफ. उसके बाद में मियोसिस 2 इट फॉर्म्स स्पर्मेटिड्स 1 से 4. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स 4 स्पर्मेटिड which further rearranges from spermatozoa. आइए अब बात कर लेते हैं accessory ducts की. बात कर लेते हैं. आपने देखा कि accessory ducts में क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले ये देखा seminiferous tubules जो coil up होती हैं, they form anastomosing structure, एक नेटवर्क, एक plexus बनाती है जिसे आप कहते हैं reticestis, right. Reticestis gives efferent ductules, और these efferent ductules they are called as vasa efferentia. Vasa efferentia, efferent बाहर आना. Then you have got epididymis. Epididymis में आपने देखा 3 पार्ट आपको दिखाई देगा, head, body and tail, and then forms the vas difference. ये तो vas difference है. This is a coil tube, narrow coil tube, करीबन 25 सेंटीमीटर लंबा. अब ये vas difference आगे जाके क्या करेगा? दे form ejaculatory duct, है ना. So जो यहाँ देखिए ये vas difference, epididymis, right, you find here out
वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस यहाँ पे आया और इट जॉइन टू द सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल से डक्ट है उनको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में इट फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, राइट. देन दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जॉइंस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से ज्वाइन करती है यूरेथ्रा. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ मेल और ह्यूमन we read this system as urinogenital system, right? And this urethra arises from urinary bladder and joins the ejaculatory duct, जिससे मिलके बनता है urinogenital canal, जो कि मेल में कॉमन पैसेज है यूरिन और सीमेन के लिए. ये आप देखिए. एंड देन द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लैंड्स पेनिस, राइट. एसेसरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं. इस पूरी यात्रा में ग्लैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सबसे पहले जो ये दो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए दिस वन सैकुलर स्ट्रक्चर, को सेमिनल वेसिकल कहते हैं. सो सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर्ड, दे आर फाउंड इन वन पेयर, दे आर इलोंगेटेड अराउंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये मौजूद कहाँ होते हैं? बिटवीन पेल्विस, इन द पेल्विक रीजन बिटवीन रेक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर. व्हाट इज द सिक्रीशन मेड अप ऑफ? जब वो जो सिक्रीट करते हैं बेसिकली इट कंटेन्स फ्रक्टोज, न्यूट्रिशन मीडियम, क्योंकि जो स्पर्म है विच इज स्टोर्ड टेम्पररीली इन द सेमिनल वेसिकल, दे नीड न्यूट्रिशन, उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने काम करते हैं फ्रक्टोज. देन वी हैव गॉट प्रोस्टाग्लैंडिनिन एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स. ये क्या काम करेंगे? बेसिकली ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप इंसेमिनेट करेंगे, जब अपने गैमेट्स को इंसेमिनेट करेंगे, पुशिंग करेंगे, तो वहां पे जो पीएच होता है दैट इज स्लाइटली नेगेटिव, slightly, sorry, not negative, I mean to say it is slightly acidic. So to neutralize that, this is very very important, right? उसके बाद देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड. ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, चेस्टनट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सेमिनल वेसिकल के और यूरेथ्रा के जंक्शन पे है. These prostate gland also secretes some fluid which are slightly acidic. It contains prostaglandin, citric acid and certain enzymes. देन आप आगे आइए तो आपको काउपर्स ग्लैंड दिखाई देगा या बल्बोरेशन ग्लैंड, जिनका काम मेनली लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करना है ताकि जो इंसेमिनेशन हो वो आसानी से हो पाए. सो दे सेक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड एंड म्यूकस. सो विच वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गया आपके एसेसरी ग्लैंड्स. देन वी हैव अ लुक एट द एक्सटर्नल जेनिटालिया. एक्सटर्नल जेनिटालिया में देखिए पीनस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द कोपुलेटरी ऑर्गन, राइट, व्हिच इज मस्कुलर, और इसका रोल होगा दो फोल्ड रोल होगा. यूरिन के पैसेज में भी काम करेगा और साथ में इट हैज गॉट रोल फॉर इंसेमिनेशन. सो पैसेज ऑफ यूरिन एंड इंसेमिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, देयर आर टू रोल ऑफ पेनिस. सो अभी तक हमने देखा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, जो सेक्सुअल सेक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से है. हाउ इज टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रोटल सैक, how the duct system is being formed. Duct system में आपने देखा it all starts from vasa retitestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, seminal vesicle, and prostate gland and Cowper gland, ये accessory glands के रूप में काम आएंगे, and external genitalia is in the form of penis. So this is what we have understood so far, the organization of male reproductive system. And we must practice a diagram of male reproductive system, which I'll also share how to make it, so that completes our understanding of the first part, the male reproductive system. देख लेते हैं, कई बार ये सवाल NCERT CBSE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. Draw label diagram to show interrelationship of 4 accessory ducts in a human male reproductive system. Then draw a diagram of the sectional view of human seminiferous tubule and level in 6 part. A part of that, जो diagrams हैं वो important है, और that you must practice. So we'll also come up with some more questions that is generally asked in the board examination. So hope you read your NCERT text and then you refer to the video so that you can make most out of the chapter, and you can improve and get yourself in a position where you can crack the examination with ease and also build a strong understanding. Till then, read the topic, and we'll continue with the next part where we'll be dealing about the female reproductive system, its organization, and then we'll read about the gametogenesis.